Hello everyone, welcome back. As ICSA has postponed its exam, we have slightly a bit more time for preparation, and in this particular video, we'll be continuing our ratio analysis class of CS Executive new syllabus corporate and management accounting का paper, जिसको लेके 4 videos was already been launched, and this is the 5th part. इसमें हम रेशियो एनालिसिस का क्लास को आगे लेके जाएंगे. हेलो गाइस, आई एम समीर एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स की वाणी. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, अगर हम लास्ट वाला पार्ट का बात करें, हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. करंट रेशियोज हो चुका है. रिमेंबर एवरीवन दैट ये जो कंसेप्ट नंबर 4 था, इसमें हमने ओवरऑल रेशियोज के बारे में पूरा बात कर लिया था कि इतने रेशियोज हमको पढ़ने हैं. ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया था, उसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हमने स्टार्ट किया था, और जिसमें करंट रेशियो क्विक रेशियो को लेके डिटेल एनालिसिस हो चुका था. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमने एक एग्जाम्पल को प्लान करके रखा है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसको लेके हम एक एक रेशियोज भी पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उस जो एग्जाम्पल है उसको रिलेट करके हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे. सो इन दिस वे ओनली हम सारे रेशियोज को सीखेंगे पहले, एंड देयर आफ्टर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. एंड रिमेंबर वंस आई टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो दैट हम लोग एक लाइव वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल जो है उसका रिसेंटली कैलकुलेटेड क्वार्टर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी को लेके हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जिसमें और डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग रेशियो एनालिसिस को समझने वाले हैं. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज क्लास. 3 कंसेप्ट हो चुके थे. यस, क्विक रेशियो तक हो चुका था. अब हमारा जो आज का क्लास था, कैश रेशियो के बारे में भी ओवरऑल डिस्कशन हो ही चुका था कि कैश रेशियो इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्विक रेशियो. हमने करंट रेशियो पढ़ा, जिसमें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज था. हमने क्विक रेशियो पढ़ा, जिसमें करंट एसेट्स अपॉन क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज था. इसका और एक वेरिएशन था जो मैंने आपको एकदम चिल्ला के बोला था ड्यूरिंग द वीडियो, दैट अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होंगे रिगार्डिंग यूज ऑफ द अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्विक रेशियो, देन ओनली हम वो अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं. अब ये जो क्विक रेशियो था, इसमें हम क्या किए थे, करंट एसेट्स से 2 पर्टिकुलर चीजें हटाए थे, तो हमारा जो नेट अमाउंट आता था वो हमारा क्या हो जाता था, क्विक एसेट्स हो जाता था. वो आइटम्स क्या थे, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि जनरली आप जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए टोटल करंट एसेट्स से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस को आप हटा के क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते हो. द सेम वे करंट लायबिलिटीज को भी आप क्विक लायबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो. उसको लेकर डिटेल डिस्कशन हमारा हो चुका था. अब कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जो है, वो आपका क्विक एसेट्स का एक एक्सटेंशन है, जिसमें हम और भी यूजलेस जितने एसेट्स हैं जो कि रेडिली अवेलेबल और रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, उसको हम और हटा देंगे. तो कैश रेशियो जैसे नेम सजेस्ट करता है, वैसे ही हम लोग कंसेप्ट को भी यूज करेंगे. डिनोमिनेशन में हमेशा करंट लायबिलिटीज ही रहने वाला है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑलरेडी कंसिडर किया जाएगा, ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा. सो अगर यहाँ पे कैश रेशियो का बात करेंगे, कैश रेशियो में हमने बात कर लिया था कि करंट एसेट्स आएगा, करंट एसेट से हम क्विक एसेट्स में गए, और क्विक एसेट से जब आप कैश रेशियो में जा रहे हो तो कैश लोगे, बैंक लोगे एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज लोगे. अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि 3 महीने के अंदर मैच्योर करने वाला है, तो आप जब चाहे तब उससे ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उससे आप सेल प्रोसीड्स को जनरेट कर सकते हो, आपके पास कैश आ सकता है अपॉन करंट लायबिलिटीज. अगर ये फॉर्मूला जो है, इसको हम अपने एग्जाम्पल में यूज करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 0.80. ओके, सो ये जो बात है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो में हमने 3 रेशियोज पढ़ लिए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो भी पढ़ ली जिसे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं. ये जो कैश रेशियो है ना, ये
उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जनरली एग्जाम में ही नहीं आता, बट स्टिल क्योंकि मॉड्यूल में है आपके आईसीएसई मॉड्यूल में, इसलिए मैंने इसे कंसीडर भी कर लिया। बस एक लर्निंग पर्पज है, पढ़ के रखें, ज़रूर कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। जो शॉर्ट टर्म में था हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ले रहे थे, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेंगे। एंड द फर्स्ट रेशियो अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो विच इज frequently used in questions, डेप्ट इक्विटी रेशियो। नाम से ही पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। डेप्ट इक्विटी अगर आपको पता है क्या है, तब आपको ये रेशियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रिमेंबर माय फर्स्ट क्लास और पहला 2 क्लासेस जो थे वो हमने क्या किया था, बैलेंस शीट एंड पीएल का जो टर्म्स हैं उसको हम समझने के लिए पूरा कंसेप्ट को डेवलप कर रहे थे। और जो वो दोनों क्लासेस देख चुके हैं उनको आगे चलने वाले जितने भी रेशियोज आने वाले हैं कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम डेप्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम इक्विटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हमको इसको लेके कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो का। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट फंड ओके इन रिलेशन टू इक्विटी फंड। आपकी कंपनी में या आपका ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी फंड कितना और डेप्ट फंड कितना है, दोनों का बीच का रिलेशनशिप है डेप्ट इक्विटी रेशियो। वहां से पता चलता है कि आपका जो कंपनी उसमें बाहर वाले ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं या आपकी कंपनी के ओनर्स का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द पैरेलल इक्वेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर 2 टर्म्स, डेप्ट एंड इक्विटी। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। एफएम का ये जो चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, आप उसको याद करें, हम वहां पे सारे ये कंसेप्ट्स को लेके बात करते थे, तो वहां पे डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल हुआ करता था। ओके, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला में आते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी। आपको डेप्ट का मतलब पता होना चाहिए, दीज आर लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या है, टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह सारा आ जाएगा। इक्विटी का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड। ना, शेयर होल्डर फंड को लेकर अपना पूरा डिस्कशन हो चुका है। एक शेयर होल्डर फंड है, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है, इक्विटी फंड जिसे बोलते हैं। अभी जो नॉर्मल जो हम पहला बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड का, इसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर आप इक्विटी फंड बोलोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोलोगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का बात आएगा। तो यहाँ पे तो बोला आपका इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस या लॉसेस वगैरह जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। अब आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ना वो 2:1 है। अब इसको थोड़ा समझिए, ये सब्जेक्टिव क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सिचुएशन वाइज, पर्सन टू पर्सन, ये या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफर करेगा कि आपके लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना सही है, 2:1 है या 3:1 है या 1:1 है, या आप डिसाइड करोगे। बट जनरल बेंचमार्क क्या बोलता है, 2:1 इज आवर आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि इसको लेके एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। से आपका डेप्ट है 200 का और आपका इक्विटी है 100 रुपए का, ठीक है, तो कितना आया, 2:1 हो गया रेशियो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 रुपए मेरा इक्विटी है या ओनर ने इन्वेस्ट किया 1 रुपए, तो 2 रुपए जो है वो आउटसाइडर क्रेडिटर या लोन प्रोवाइडर्स, फाइनेंस प्रोवाइडर्स मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अच्छा कौन सा है, अगर ये से फॉर एग्जांपल ये 300 होता, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और हमारा इक्विटी 100 ही रहता, तो 3:1 होता। तो इससे होगा क्या, जितना ये जो डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना बढ़ता जाएगा, 3:1 हो गया, ओके, जितना बढ़ता जाएगा, अगर ये 500 होता तो 5:1 होता। अब आप कॉमन सेंस का बात देखो, ये जो 2:1 हुआ, 3:1 हुआ या 5:1 हुआ, अगर हम एक्सट्रीम केस को कंसीडर करते हैं 5:1 मतलब 1 रुपए ओनर का इन्वेस्टमेंट, 5 रुपए आउटसाइडर का इन्वेस्टमेंट। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद होता है तो आपका एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा,
राइट? क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है? आउटसाइडर्स का है, तो वो लोग ज्यादा रिस्की वाला पोजीशन में रहेंगे कि अगर एसेट्स जो हैं वो ज्यादा सफिशिएंट कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं रहा तो उनका जो पैसा है वो रिफंड भी नहीं हो पाएगा, आई गेस। बात आ रहा है समझ में? इसलिए बोला जाता है कि हाई रेशियो, जितना ज्यादा डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा, दैट विल इम्प्लाइज लेस प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स एंड वाइस वर्सा। ये नोट को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपका एमसीक्यू है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसको लेके आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस तरह का एनालिसिस करके हम समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। हाई रेशियो होगा तो क्या होगा, लो रेशियो होगा तो क्या होगा, इज इट ओके? इसीलिए सेटिस्फैक्ट्री या आइडियल रेशियो बोलते हैं 2:1 होना चाहिए, ठीक है? उससे कम हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2:1 इज परमिजेबल। उससे ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी एक डाउट क्रिएट होता है कि आपका कंपनी के जो ओनर है उन्हीं का इन्वेस्टमेंट का में बाहर वाले इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा करे जा रहे हैं। इन केस गॉड फॉरबिड्स, अगर इन केस आपका जो बिजनेस है वो बंद होता है तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, किसी को पे करने लायक नहीं होगे। तो ये उसका रिलेशनशिप है। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में हमारा डेब्ट एंड इक्विटी का पार्ट अगर देखें, डेब्ट एंड इक्विटी का कैलकुलेशन आई गेस हो चुका था। तो अगर आप डेब्ट को देखोगे, ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ये डेब्ट है हमारा 2 लाख का डेब्ट है, और शेयर होल्डर्स फंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही यहाँ पे रखे हैं जो कि 6,50,000 हुआ। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो अब रेडी हो गया है। आपका आंसर है डेब्ट इक्विटी रेशियो, कहाँ गया हमारा, एक सेकेंड, यस, 0.31। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 6.5 लाख का ओनर का इन्वेस्टमेंट है और ओनली 2 लाख का किसका इन्वेस्टमेंट है? आउटसाइडर्स का। कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कंपनी का जो ओनरशिप है वो जो एक्चुअल ओनर्स है उनके पास ज्यादा है, क्रेडिटर्स के पास नहीं। इट्स ए गुड साइन फॉर, और आप ये बोल सकते हो कि आपका कंपनी का लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कम क्रेडिटर्स है ना, कभी भी पे कर सकते हो आप सॉल्वेंसी पोजीशन में हो, आपका क्रेडिटर्स ज्यादा हो जाएगा, आपका जो कोर ओनरशिप है वो घट जाएगा, तो ओनरशिप का भी डाइल्यूशन होता है, और कहीं ना कहीं जो क्रेडिटेबिलिटी है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको भी कहीं ना कहीं एक हाईलाइट करता है। इसीलिए हम कोशिश यही रखते हैं हमेशा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, जो आप बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आप जब ये डिसाइड करते हो तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं पैरामीटर सेट रहता है कि हाँ 2:1 तक हम करेंगे, उससे ज्यादा का डेब्ट हम नहीं रखेंगे। उससे कम या उतना तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट योर डेब्ट इक्विटी रेशियो। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे चलेंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर इसको लेके बात करेंगे, ये क्या बोल रहा है आपको, इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड्स। पहले तो यहां तक रुक जाएं। इंटरेस्ट बियरिंग फंड और डिविडेंड बियरिंग फंड, इंटरेस्ट कौन बियर करता है? लोन एंड डिवेंचर्स। डिविडेंड कौन बियर करता है? इक्विटी भी हो सकता है लेकिन प्रेफरेंस भी हो सकता है, राइट? ये जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है, इसको बनाने का लॉजिक क्या था? इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड, बोलते हैं इसे फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड्स। अब चीजें और क्लियर होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? लोन या डिवेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स रहता है, इक्विटी वालों का नहीं। ये जो हम ऊपर पढ़े डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसका और कैपिटल गियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट या लोन एंड डिवेंचर जो है उसको आपने कंपेयर किया शेयर होल्डर्स फंड से। अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड में पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने इंक्लूड किया। कैपिटल गियरिंग में आप क्या बोल रहे हो? इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड्स, दैट इज लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है इन कंपैरिजन विद द इक्विटी फंड। क्या लिखा है यहाँ पे?
इक्विटी फंड, अभी इक्विटी फंड का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ऊपर शेयर होल्डर्स फंड था, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड था, फंड है। इसीलिए हमने क्या किया था, इनिशियल क्लासेस में हमने पूरा डिस्कशन किया था कि शेयर होल्डर्स फंड, एवरी अदर टर्म्स जो कि फ्रिक्वेंटली जाके बाहर यूज होने वाला है, उसको पूरा डिस्कशन किया था। सो आई गेस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा।